टीचर या सर या मैम, रिस्पेक्टेड टीचर हमें बोले तो ज्यादा बढ़िया है। वो आपके सामने बोर्ड पर होते हैं, आप ठीक सामने होते हैं, और क्या होती है, फेसिंग होती है। क्या होती है? इसके पहले जब आप आते हैं तो दोस्त यार क्या मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो कांटेक्ट होता है। क्या होता है? इसके पहले जब आते हैं तो मंदिर में हाथ जोड़कर आते हैं, कुछ लोग तो विग्रह पर चिपक जाते हैं, कांटेक्ट नहीं होता और फेसिंग नहीं होता। और जब लड़ाई होती है तो लोग क्या करते हैं, लड़ाई नहीं करते। या सर्दी जब होती है तो हाथों को क्या करते हैं, रगड़ते हैं। या चलकर जब हम आ रहे हैं तो जूते सड़क पर क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। ये जितना भी हम कोई कार्य कर रहे हैं चार्ज के लिए कर रहे हैं। इसलिए स्कूल में अपने आप को नेट चार्ज लाने के लिए कर रहे हैं। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, ठीक है, आपने पेटीएम से ट्रांसफर कर दिया, कहता जाइए ठीक है, और नहीं किया सीधे चल दिए तो आपको पकड़ लेगा। चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन, फेसिंग की तो भी चार्ज हो रहा है, टच कर रहे हैं तो भी चार्ज हो रहा है, रगड़ रहे हैं तो भी नेट चार्ज की बात करें। जबकि नेट चार्ज की बात करें, किसकी बात, नेट चार्ज के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। जबकि चार्ज हमारे अंदर जबरदस्त है, लेकिन क्या है, नेट चार्ज जीरो है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो तीन तरीके से हम अपने आप पर नेट चार्ज ला सकते हैं, बाय फेसिंग, बाय टच और बाय रबिंग। जैसा तो बताइए। अब यहां पर आप देखिए, बाय फेसिंग जब हम लाए तो इसका नाम रख दिया इंडक्शन, और बाय टच लाए तो नाम क्या रख दिया, कंडक्शन, और बाय रबिंग यदि नेट चार्ज अपनी बॉडी के अंदर आ गए तो उसका नाम क्या रख दिया, फ्रिक्शन। तो कितने बच्चे इसका यूज नहीं करते, हमें लगता है सुबह जब आप चलते हैं तो फ्रिक्शन का लिखते हैं, फ्रिक्शन मेथड का यूज करते हैं, आप हाथ को मिलाते हैं, कंडक्शन का यूज करते हैं, स्कूल में जब आते हैं या ट्यूशन सेंटर में जाते हैं इंडक्शन का यूज करते हैं। तो जरा सोचिए, तो इससे नेट चार्ज आता है, और जब नेट चार्ज दो बॉडी पर दो पार्टिकल्स में आ जाता है तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट और रिपेल। और उसको देखिएगा, ट्वेल्थ वाले बच्चों में होगा, फिर आता है फॉर्मूला, फिर आता है सवाल, फिर आता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद क्या आता है, नंबर, जिससे आपको बच्चे कॉन्फिडेंस फील करते हैं। और थोड़ा एनालाइज करो, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन जब वो अटेम्प्ट करते हैं किसी न्यूमेरिकल सवाल को फॉर्मूला लगाते वक्त तो कंफ्यूज हो जाते हैं या छोड़कर चले आते हैं। इसके पीछे कारण है उस फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन का क्लियर ना हो। अभी तो हमने कॉन्सेप्ट की बात की, हमने तो इसके माध्यम से न्यूमेरिकल बात आ रही है कि हर फॉर्मूला को ज्यादातर बच्चे जानते हैं देश में, लेकिन 1% बच्चा जो है वो फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करता है, और उसके माध्यम से जब लगाता है तो हर एक लेवल के सवालों को टाइम के अंदर लगाना सीख जाता है। फॉर्मूले के साथ इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी टर्म्स और, अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। हम तो 12th में पहला ही चैप्टर है कूलॉम लॉ, जिसमें हम फॉर्मूले को पढ़ते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 r। हमको लगता है 12th वाले बच्चे सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, ये किसके लिए वैलिड है, चार्ज पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। क्यों है, एनालाइज करें। आपने जब हाथों को रगड़ा तो क्या हुआ, रगड़ के देखिए अपने आप पता चल जाएगा, टेंपरेचर बढ़ा, एनर्जी बढ़ी। और आप जरा सोचिए कि एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में, स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। स्टेबल का मतलब नेट फोर्स क्या है, 0। मिनिमम एनर्जी की मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी।
अंडरस्टैंड हो? और जब उसको एनर्जी हम दे देंगे तो अंदर जाएगा कि बाहर आएगा? क्लियर नो? यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपने हाथों को रगड़ा तो सरफेस आपस में रब हुए और उसके एटम के इलेक्ट्रॉन आउटर मोड से भागे, क्योंकि उनको एनर्जी मिली। और कुछ इधर से इधर गए, कुछ इधर से इधर आए, इधर से इधर 80 गए और इधर से इधर 60 आए, तो नेट किधर माना जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जहां आएंगे वहां पर एक्सिस होगा, उस पे नेगेटिव नेट नेगेटिव चार्ज आएगा और एक में डिफिशिएंसी हो जाएगा और नेट पॉजिटिव अपने आप आता। इसका मतलब चार्ज बॉडी में नेट चार्ज किसकी वजह से आया? थोड़ा सोचिए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से। और इलेक्ट्रॉन बॉडी है कि पार्टिकल है? अब इसका मतलब नेट चार्ज किसी बॉडी पर आता है या किसी पर भी आएगा तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से आएगा। इलेक्ट्रॉन जब पार्टिकल है तो इस पर जितने भी फॉर्मूले हैं वो किसके लिए वैलिड होंगे? पार्टिकल के लिए कि बॉडी के लिए? इसलिए वो पार्टिकल के लिए। दूसरी डेफिनेशन इसका मतलब Q1 और Q2 दोनों क्या है? चार्ज बॉडी की पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल किसके लिए? हमारे लिए कि एक दूसरे के लिए? एक दूसरे। तो आप जब क्लास में पढ़ते हैं तो मान लो एक रॉड है जिस पर चार्ज Q है और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज है लेकिन ये है कि नहीं? नहीं है। इसलिए हम एलिमेंट काटते हैं पॉइंट चार्ज बनाने के लिए, तब हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला सेटिस्फाई, फिर हम उसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करके आंसर के साथ लिखते हैं। क्योंकि इंटीग्रेट क्यों किया? सोचिएगा, क्योंकि हमसे इसकी वजह से इस पर फोर्स पूछा गया है, लेकिन हमने तो एलिमेंट की वजह से निकाला। और एलिमेंट की वजह से क्यों निकाला? क्योंकि फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला बिना पॉइंट चार्ज के लगा नहीं सकते, इसलिए हमने किसको सेटिस्फाई किया? सबसे पहले फॉर्मूले को सेटिस्फाई किया और फिर हम अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था? इसकी वजह से। इसलिए लगातार हम इन एलिमेंट को जोड़ेंगे। लगातार जोड़ने को क्या बोलते हैं? लगातार तोड़ने को क्या बोलते हैं? तो ये हमने एलिमेंट तोड़ा तो क्या ये हुआ? डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे इनको लगातार जोड़ा तो क्या हुआ? सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम तुम्हें? आंसर की कंफ्यूजन, आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग बच्चों क्या करें? फॉर्मूले के लिए आपको किस पर ध्यान देना है? टर्म्स ऑफ कंडीशन पे यदि आप ध्यान दोगे तो आपके अंदर एक तो कंफ्यूजन नहीं होगा, आप हर एक सवाल को एक ही नजर से देखेंगे। ये नहीं होगा ये आईआईटी का, ये पीएमटी का, ये उसका है, या बोर्ड का, ये स्कूल का। ये भावना आपके अंदर खत्म हो जाएगी। तो किस पर ध्यान देना है? फॉर्मूले के लिए उसकी टर्म्स ऑफ कंडीशन, कॉन्सेप्ट के लिए बारीकी पॉइंट्स, इसके लिए कनेक्ट कीजिए, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। कितने बच्चों के ये पॉइंट क्लियर हो गया? आंख खड़ा करें, आंख खड़ा करें। कॉन्सेप्ट के लिए किसको फोकस करेंगे? बारीकी पॉइंट्स को। कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे किस मानसिकता के साथ? नंबर लाने की मानसिकता के साथ की डेली लाइफ में यूटिलाइजेशन की मानसिकता के साथ। अपने आप बारीकी पॉइंट्स क्लियर होंगे, उन्हें लिख लीजिए, उन्हें आप फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप क्रिटिकल सवाल आप डेरिवेशन भी अटेम्प्ट कर लेंगे, एमसीक्यू आएगा, उसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। 2-4 सेकंड में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अब फाइनली हम जब टेस्ट लेते हैं, ध्यान देना, फाइनली जब आप टेस्ट लेते हैं, इस बच्चे को मिलो फाइनली क्या हो, जब आप बेटा टेस्ट लेते हैं तो टारगेट क्या है कि आता हुआ सवाल छोड़ें कि ना छोड़ें? टाइम में नहीं छोड़ें, कुछ बच्चे छोड़े नहीं बोल रहे। और दूसरा पॉइंट, जितना अटेम्प्ट करें वो सही हो कि गलत हो? जैसे बोलते हैं
स्टडी हमारी स्मार्ट स्टडी में बल्कि पढ़ना कम है, मतलब है कंसेप्ट को करेंगे अपने यहाँ सब कुछ हो जाएगा। बाकी के पॉइंट्स हमने लिखे, उसे फॉलो किया, उसकी प्रैक्टिस की। फार्मूला हमने पढ़ा, फार्मूले की कंट्रोल कंडीशन क्लियर की, उसे फॉलो किया, हमारे बिना किसी कंफ्यूजन के लेवल पे सवाल भी लगते हैं। अब आता है यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट को सीरियसली लीजिए। बोर्ड वाले बच्चे, हम इनके लिए बड़ा निवेदन है हमारा, सीरियस नहीं लेते हैं आप लोग। कहते हैं मेरा तो बोर्ड है, इसका तो कोई वैलिडिटी नहीं है। सीरियस लेंगे तभी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे कमांड हो पाएगा, तभी आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम के प्रति जो है वो पूरा हो पाएगा। तो यूनिट टेस्ट में सीरियस जब लेंगे तो पूरी ताकत से आप सेल्फ स्टडी करेंगे, पूरी ताकत से आप प्रिपरेशन करेंगे। और उसके बाद जो भी नंबर आए, मान लीजिए एक बच्चे हैं उसका 100 में से 90 मार्क्स आ गया, कुछ होगा डिप्रेशन में रहेगा। किसे देखिएगा 90 नंबर आ, तो खुश होने से ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और 2-4 दिन खराब करेगा। ये एक गलत तरीका है। आपको बैलेंस रखना है अपने आप को, क्योंकि आपका इमोशनल क्वोशेंट हावी हो जाता है आपके ऊपर। ईक्यू, ये राइट हैंड वाला जो माइंड है वो ईक्यू है, लेफ्ट हैंड वाला आईक्यू और बीच वाला एसक्यू है, स्पिरिचुअल पर्सन। इस पर यदि आप इस पर कॉन्सेप्ट समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी। हम जो भी तुरंत करते हैं वो ईक्यू के द्वारा करते हैं, और थोड़ा सोच समझ के करते हैं तो आईक्यू के द्वारा करते हैं, और इन दोनों को बैलेंस रखता है वो एसक्यू रखता है। जो बीच वाली लाइन है उसे हम एसक्यू बोलते हैं। लोगों के जब कोई भी खुशी होती है तो उछल पड़ते हैं, बैलेंसिंग नहीं। दुख की बात होती है डिप्रेशन में चले जाते हैं, बैलेंसिंग नहीं, एसक्यू उनका स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन आपको यदि परफॉर्मेंस यदि एग्जाम में लानी है, बोर्ड एग्जाम में लानी है, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लानी है, तो किसके द्वारा काम करना होगा, ईक्यू की आईक्यू? आईक्यू थोड़ी टाइम बात करेगा, काम की तुरंत करेगा। सोचो समझो तब एक्शन लो। इसलिए क्या करना है कि 10 नंबर पर फोकस करना है। किस पे? अब मान लीजिएगा मैंने बोला 10 नंबर कम क्यों है, ये बच्चे ने बोला कि मैंने कितने नंबर आए, 100 में से 90 आए। कॉन्फिडेंस हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं कहा 10 नंबर कम क्यों आए? हाँ अलर्ट हो जाएंगे, तो वहां पर अलर्ट हो जाएंगे। यदि किसी बच्चे के 100 में से 30 नंबर आ गए तो बेचारा वैसे ही दिक्कत में है, तो मैं किस पर फोकस करूंगा? 30 पे नहीं, 70 पर फोकस करूंगा। किस पर? कि ये नंबर कम क्यों हुए। सबसे बड़ा फैक्टर है कि कितने सवाल आपने अटेम्प्ट नहीं किए, वो देखो। 10 सवाल आए थे और आपने 7 अटेम्प्ट किए, 3 नहीं किए। 3 क्यों नहीं किए? कुछ आते हुए सवाल छूट गए और आते ही नहीं थे, ये एनालाइज कीजिए। यदि आते नहीं थे तो कोई बात नहीं, दोबारा भी स्टडी कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और आता हुआ छूट गया तो किसकी कमी है? टाइम मैनेजमेंट की कमी है। इसका मतलब आप प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से आपको सवाल लगाते वक्त स्पीड नहीं है। इसलिए आपका स्पीड की कमी से पेपर के टाइम में स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, और लैकिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपका आता हुआ सवाल छूट जाता है। तो आप प्रैक्टिस जितना जबरदस्त करेंगे उससे पावर डेवलप होगा। राम ने क्या किया? पावर डेवलप किया। उन्होंने माता रानी की प्रे किया था। आप क्या करेंगे? सवालों की प्रैक्टिस करके आप पावर डेवलप करेंगे, और एक फैक्टर अपने अंदर डेवलप कर लेंगे। वो कौन सा फैक्टर है? टाइम मैनेजमेंट। मतलब टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा तो स्ट्रेस अपने आप आएगा ही नहीं। आप किसी के यहाँ 10 बजे पहुंचना है और 9:55 घर पे हो गए तो स्ट्रेस होता ही नहीं। यदि आप 9:30 पे निकल लीजिए तो पहले ही पहुंच जाएंगे। स्ट्रेस का अपने आप मैनेजमेंट हो जाता है जब हम टाइम मैनेजमेंट पर पहुंचते हैं।
दूसरा पॉइंट, जो सवाल आपने लगाए, 7 लगाए थे और 7 में से 4 सही हो गए और 3 गलत हो गए, तो किस पर फोकस करना है? 3 सवाल क्यों गलत हुए, इस पे एनालाइज करना। मान लीजिएगा कॉन्सेप्चुअल सवाल है और आपने लगाया नंबर कम मिले मेरे सर के द्वारा, इसका मतलब आपने पूरा स्टेप, इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर, आप उस कंसेप्ट को दोबारा रीस्टडी करें। आप रीस्टडी करने में जो कंफ्यूजन आए उस कंफ्यूजन को अपने मैम या सर के माध्यम से उसे रिमूव करें, फिर प्रैक्टिस करें 10वीं सवाल को, आपके फ्यूचर में कभी गलत नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। इसी तरीके से जब कोई न्यूमेरिकल सवाल आपने लगाया और फॉर्मूला सही लगाया लेकिन तब भी आंसर गलत आया, इसका मतलब उस फॉर्मूले की कौन सा पॉइंट वो क्लियर नहीं है, बताइए। टर्म्स और कंडीशन, यदि टर्म्स और कंडीशन को यदि हम फोकस कर दें सर से या मैम से, क्योंकि जब डाउट आता है तभी सर या मैम के पास जाते हैं, ठीक है। और जब मैम या सर आपके डाउट को रिमूव करते हैं और जब आप उस पर प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर क्या आ जाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो कहने का मतलब यह है कि फॉर्मूला की टर्म्स और कंडीशन पे क्या करें? फोकस करें। धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 टेस्ट में आप इन कमियों को क्या कर लेंगे? रिमूव कर लेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब यूनिट टेस्ट आपने जो जुलाई में स्टार्ट हो रहे, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, उन्हें आप सीरियस लें। सारे आपने हम जब पढ़ाएं तो उनको सीरियस होकर उनको सुने, मनन करें और उसके माध्यम से जो बारीकी पॉइंट्स आए उन्हें आप लिखें, उन्हें फॉलो करें और नंबर ऑफ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस के माध्यम से सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें। क्लास में आप लोग सीरियस नहीं होते, परफॉर्मेंस जब आती है तो कहते हैं पढ़ाई नहीं होती है। अरे जो मैम या सर पढ़ा रहे हैं पूरी ताकत लगा देते हैं। जब इस प्लेटफॉर्म पे जब कोई आता है तो उसके अंदर जितनी भी उस कंसेप्ट के प्रति नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, पूरी ताकत लगा देता है। लेकिन कमी कहाँ है? आप सीरियस होकर उसको सुनते नहीं है, उस पर मनन नहीं करते हैं, उसके बारीकी पॉइंट ना लिखते हैं, ना ही फॉलो करते हैं, ना ही प्रैक्टिस करते हैं, तो कुल मिला के आपको नहीं आ पाता। तो क्या करना है? आज से ये शुरू करना है, पढ़ने के प्रति माइंडसेट चेंज करना है। इन फैक्टर को यदि आपने डेवलप कर लिया तो कुल मिला के आप जो है 10th वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, 10th वाले जो 12th में जो जिन्होंने पीसीएम या पीसीबी लेना था या कॉमर्स लेना तो ले चुके, 10th वाले बच्चे इस प्रोसेस के माध्यम से जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है वो भी पता चल जाएगा और उससे वो अपनी स्किल्स को पहचान लेंगे और अपने करियर ऑब्जेक्टिव को अपनी प्रतिभा के अनुसार वो डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। कोई आईआईटी के पीछे मत भागे, कोई नीट के पीछे मत भागे, किसी का भगवान ने आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने का दिया है प्रतिभा, इंजीनियर बन गया बर्बाद मत करें। पेरेंट्स के अनुसार मत चलें, दोस्तों के अनुसार अपने करियर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन ना करें, नहीं तो जिंदगी काटने में मजबूर हो जाएंगे। यदि आपने प्रतिभा के अनुसार यदि आपने करियर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लिया तो जिंदगी जीना की एक्टिविटी आपके अंदर अपने आप आ जाएगी, मजा आएगा। नहीं तो पैसे कमाने पर लग जाएंगे और स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी, फियर और प्रेशर आएगा और इनकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कमजोर होगा और आप मेहनत बहुत करेंगे और उस हिसाब से नहीं मिलेगा, डिप्रेशन के शिकार होंगे और बीमार पड़ेंगे मेंटली और फिजिकली और डॉक्टर को देंगे क्या देंगे जाके पैसे। ये बिल्कुल ना करें। जब आप प्रतिभा के अकॉर्डिंग जब आप करते हैं तो अपने आप को आप सेटिस्फाई करते हैं, अपने डिपेंडेंट को सेटिस्फाई करते हैं, फिर आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आती है लोक सेवा। ये मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, लोक सेवा। जो हमने सीखा है कॉन्फिडेंस के साथ उसे हम अप्लाई करने के लिए जिस फैक्टर में हम
कमांड रखते हैं, उसे फैलाना हमारी ड्यूटी है। यही जीवन अदर प्राणियों से मनुष्य जो प्राणी उसका एक स्पेशल पॉइंट है, जिसने ये अप्लाई कर लिया निष्काम भाव से, वही एक्चुअल अकाउंटेबल है। तो किसी बच्चे को कोई डाउट है बताइए। हमने एक्यूरेसी पर बात कर ली, टाइम मैनेजमेंट पे बात कर ली, इसी के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात कर ली, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करेंगे, कैसे बारीकी पॉइंट्स को आप समझेंगे, क्या इसे हम कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। इसके लिए एक ही काम करना है, जो मैम या सर जो फोकस कर रहे हैं क्लास में, उनको सीरियस होकर सुनना है, उनके पॉइंट्स को समझना है, मनन करना है। कोई डाउट आए तो बिल्कुल आप जाइए, एक दो बार लगाएंगे, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से अभी अपने क्या होता है, फेसिंग होगी तो 4 टेक्निक्स होगा, अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। आपका कंसेप्ट का जो डाउट है, सवाल का डाउट है, आपके सर या मैम रिमूव करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप अच्छी परफॉर्मेंस के साथ क्वालिफाई होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें कोई डाउट है? आवाज जी बच्चों ध्यान से सुनिए। अभी तक जो पॉइंट्स मैंने बताए कितने बच्चों के काम के थे बताइए, हाथ खड़ा करें। अरे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना। ये भी ऐसे क्या मजा नहीं आएगा, ये आप अभय मुद्रा में नहीं नाम बनाते, अभय मुद्रा नहीं चल रही ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट यदि देखा जाए, पूरे देश में दूसरे नंबर पर सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय का है, फिर केंद्रीय विद्यालय का है, ठीक है। लास्ट में आते हैं प्राइवेट स्कूल, आपको पता होगा। आप बच्चों को पता नहीं रहता, आप लोग एनालाइज नहीं करते, आप प्राइवेट में ऐसा समझते हैं, अरे बिल्डिंग से इंडक्शन नहीं होगा, क्लासरूम में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे इंडक्शन नहीं होगा। इंडक्शन पे मैं टेक्निकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिक होगी तभी कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी बारीकी पॉइंट्स क्लियर होगा, तभी सवाल में अच्छे सवाल अटेंड करेंगे, तभी नंबर आएंगे, तभी पिताओं को पहचान। इसके लिए बिल्डिंग नहीं चाहिए, इसके लिए बढ़िया टाइम कोड या बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, इसके लिए कनेक्शन चाहिए, इंडक्शन चाहिए। और पूरे देश में सेकंड नंबर पे जवाब केंद्रीय विद्यालय। तो आप तक स्कूल में जो भी फैकल्टी पढ़ा रही है वो जबरदस्त है, केवल कमी किसमें? पावर कौन डेवलप कर रहा बताओ? राम ने खुद डेवलप किया कि किसी और से करवाया? तो पावर कौन डेवलप करेगा, आप कि हम? और टीचर विभीषण का रोल अदा कर रहे हैं, किसका रोल अदा कर रहे हैं? केवल बताएंगे कि इस दिशा में तीर चलाओ रावण मारा जाएगा, इस दिशा में कंसेप्ट को अप्लाई करो, सवाल लग जाएंगे। लेकिन तीर तो आपको चलाना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, सब काम बेटा आपको करना पड़ता है। कोचिंग वाले अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो आपको भ्रमित कर देते हैं कि मेरे पास आ जाओ सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपको ही पावर डेवलप करना है, आपको ही एक्यूरेसी टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, आपको ही कंसेप्ट को अप्लाई करना है, आपको ही बारीकी पॉइंट समझना है, आपको ही सब कुछ करना है, दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और जो चीज दूसरा कर सकता है वो केंद्रीय विद्यालय में जबरदस्त है। टीचर जो यहाँ पे विभीषण का रोल अदा कर रहे हैं जबरदस्त है, उनको सीरियस लीजिए, यूनिट टेस्ट सीरियस लीजिए, हाफ ईयरली एग्जाम सीरियस लीजिए, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर आएंगे, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप इसी स्ट्रेंथ के साथ या 10th वाले एनटीएससी और ओलंपियाड का जो एग्जाम होता है उसे इसी बार वो क्वालिफाई बिना किसी सपोर्ट के अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हम भी सपोर्ट दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सपोर्ट क्लासरूम प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं। कुछ पॉइंट्स कुछ कॉन्सेप्ट हमसे समझ में नहीं आ रहे, उसको हम सपोर्ट कर देंगे, हमसे नहीं आ रहे हैं सब सपोर्ट कर देंगे, कुल मिलाकर आपका टारगेट पूरा होना चाहिए। इसके लिए मेंटल फिटनेस के लिए और फिजिकल फिटनेस के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ जो सेशन से न्यूट्रिशन सेशन, क्योंकि जो भी हम
डाइट लेते हैं, चाउमीन और मोमो और स्प्रिंग रोल, अपने पेट को भरने के लिए और अपने टेस्ट को बरकरार रखने के लिए लेते हैं, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है कि नहीं? तो इसमें न्यूट्रिशन बैलेंस सेशन और हाइजीन सेशन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग सेशन। भगवत गीता के जो भी श्लोक हैं उनको डेली लाइफ में कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे अप्लाई करें ताकि स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर और प्रेशर आपके अंदर ना आए और एसक्यू के माध्यम से ईक्यू और आईक्यू को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। ये सेशन हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा होंगे। इसी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ये जो क्लासेज हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा ऑनलाइन मोड में फ्री ऑफ कॉस्ट इस YouTube चैनल पे दी जाएंगी। आपको केवल एक ही करना है पावर के लिए, क्या करना है, YouTube चैनल को क्या करना है, अपने आप आपको जो भी लाइव मटेरियल है उसे आपको देखना है, वॉच करना है, अनलाइक है उसे वॉच नहीं करना। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आपका है, अच्छा ये बताइए सेशन कैसा रहा, फायदा था कि नहीं था? लाउडली बोलो। कितना आप जो बताया कल से लागू करेंगे कि आज से भी, अभी से? अभी से स्टार्ट हो गया है कि करेंगे? हो गया है। सबसे बड़ा दर्द और ये तभी पॉसिबल है जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। इसको हमने अपनाने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत जो हम दे रहे हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये इफिशिएंट वे में आपको दें। तो आप लोग एक काम करेंगे कि क्लैपिंग ना करके आप हरे कृष्णा बोलेंगे, जिससे हमको लगेगा कि आपको सेशन समझ में आया। ठीक है, बोलेंगे हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यदि किसी बच्चे का कोई डाउट है